देखो आपकी बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है उसमें है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, जिसमें है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनटेंजिबल एसेट सीविप तथा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में बताएं तो इनके अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, व्हीकल्स, ठीक है, और इसके अलावा इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर, ऑफिस इक्विपमेंट्स इसमें सब आ जाएंगे। हमें इसके लिए ना एक चार्ट बनाना पड़ेगा। वो चार्ट एग्जैक्टली कहें तो हमें अपने पास बताना पड़ेगा कॉस्ट के बारे में कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, एडिशन डिलीशन क्या था और क्लोजिंग बैलेंस क्या था। और डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड में ओपनिंग डेप्रीसिएशन कितनी थी, एडिशन डिलीशन कितनी थी, क्लोजिंग बैलेंस कितना था। और हमें बताना पड़ेगा इसके अलावा आपके पास नेट बैलेंस क्या है। तो हमको अपने एसेट्स में ये सब डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ये जो पीपीई होते हैं ये कौन से होते हैं, दीज आर बेसिकली हेल्ड फॉर यूज। इसका मतलब ये कि लैंड जो है ये कौन सी है, हेल्ड फॉर यूज। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि लैंड हमारे पास है जो कि हेल्ड है फॉर अर्निंग इनकम या अर्निंग कैपिटल एप्रिसिएशन, तो फिर वो कहां जाएगी फिर वो कहां जाएगी, फिर उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चली जाएगी। वैसे ही कोई भी एसेट, अगर मान लीजिए मैंने कोई प्लांट रखा हुआ है और ये प्लांट हेल्ड फॉर सेल है, यानी प्लांट है पर हेल्ड फॉर सेल है, तो हम उसे कहां ले जाएंगे, हम उसे ले जाएंगे अपने पास करंट एसेट के अंदर, अदर करंट एसेट्स के अंदर। इसका मतलब हमारे पास कोई हो सकता है ना, पुराना प्लांट हो, पुराना प्लांट है, हेल्ड फॉर सेल है, तो वहां चला जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे पास गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, इतना बहुत है। इनमें भी हमें यह चार्ट बनाना पड़ता है और वही जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे यहां पर भी आ जाते हैं। सीविप क्या है? सीविप है जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे यह बताइए, जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका कौन सा बैलेंस होगा, फटाफट से बताओ। इट्स बैलेंस विल बी डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? वेरी गुड अमन और राहुल। तो इसका बैलेंस कौन सा होगा? इसका बैलेंस होगा डेबिट। ओके सर, आपने ये क्यों बताया कि इसका डेबिट बैलेंस होगा? क्योंकि एक ना कल पॉइंट आया था जिसमें लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्जीक्यूशन, जिसको हमने कहां शो किया था? हमने उसे शो किया था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो आपके मन में क्या आ रहा था कि सर इसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्यों डाला? ये सीविप है। क्या आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्यों डाला, ये तो सीविप है? तो अगर सीविप होता तो उसका कौन सा बैलेंस होता, फटाफट से बताओ। अगर सीविप होता तो उसका कौन सा बैलेंस होता? उसका डेबिट बैलेंस होता। पर क्या उस क्वेश्चन में उसका कोई भी बैलेंस था, या डेबिट या क्रेडिट, कोई भी बैलेंस था? कॉन्ट्रैक्ट जो उसने लिखा था अंडर एग्जीक्यूशन, कोई भी था? द आंसर इज नो। इसका मतलब वो आपका एसेट था ही नहीं, देयरफॉर वो सीविप में नहीं आया। हालांकि वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्यों है, इसका जवाब मैंने नहीं दिया, पर आपके मन में एक क्वेरी जो चल रही थी कि सर जो लिखा हुआ है नीचे नोट में, भाई वो आपके ट्रायल में है ही नहीं है।
इसका मतलब वो सीविप तो वही होगा। कार अगर मान ले है तो ट्रायल में होगी ना, तो वो आपके ट्रायल में ही नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर वो एसेट होता तो डेबिट बैलेंस होता, वो एसेट था ही नहीं। ओके अमन। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट क्या है? जो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, क्या इनका बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होगा? फटाफट से बताओ, इनका बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होगा। आमतौर पे इनमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके अंदर हमने आपको एक छोटा सा मुद्दा ये बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, मुझे ये बताओ ट्रायल बैलेंस में आपके पास जो बैलेंस लिखा होता है पीपीई का, वो कौन सा बैलेंस होता है? वो नेट होता है या वो कॉस्ट होती है? तो भाई वो नेट बैलेंस होता है। इसका मतलब ट्रायल उसे क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट। टू द एक्सटेंट एडजस्टेड, जितना उसने आपको कह रखा है उतना बैलेंस उसके अंदर नेट होता है। बाकी इस मुद्दे पर हम और भी आएंगे, लौट कर आएंगे और डिस्कशन करते रहेंगे समय समय के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, मुझे एग्जांपल दो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट किस में हो सकती है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, जो ऊपर लिखी थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारी। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड हो सकता है, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, ये सब इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा हमें इसके अंदर हमेशा क्या बताना चाहिए कि ये कोटेड इन्वेस्टमेंट है कि अनकोटेड है, मतलब इनका प्राइस कहां से आ रहा है, बाजार में कोटेड है या नहीं है, आपको बताना चाहिए। इसके अलावा आपको इसका वैल्यूएशन का बेसिस बताना चाहिए कि आप उसे वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट और लोअर ऑफ फेयर वैल्यू किस पर लेते हैं, हमें अपने पास बताना पड़ेगा। एक आइटम और है, वो है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट हमारा AS 22 का है, ये आपको कोई भी तंग नहीं करेगा, बस इसको ध्यान रखना, ये आपको तंग नहीं करेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, तो ये हमारे पास आगे जो हमने लोगों को एडवांस दे रखे हैं, जैसे कैपिटल एडवांस। मुझे बताना इसका क्या मतलब है? कैपिटल एडवांस का क्या मतलब है? कैपिटल एडवांस का मतलब है एडवांस फॉर मशीन, मशीन के लिए एडवांस, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? बयाना। हालांकि उत्तर भारत में बयाना बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर कि बाकी जगहों पर क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे कैपिटल एडवांसेस हो गए, या कोई भी ऐसे एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये भी इसके अंदर आ गए। कोई भी ऐसे एडवांसेस जो हमने लोन दे रखे हैं, किसको लोन दे रखे हैं? लोन टू अदर पार्टीज, किसी और लोगों को हमने लोन दे रखे हैं, रिलेटेड पार्टी को भी हो सकता है लोन दे रखे हैं, वो हमारे पास यहां चले आएंगे। इसके अलावा हमारे पास आ गए अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो जो भी आपके पास और कोई एसेट्स हैं, रेजिडुअल एसेट्स हैं जो आपके पास बच गए, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हैं, ये लॉन्ग टर्म, इसको हम बोलते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये रेजिडुअल है, इसका मतलब जो कहीं नहीं आएगा वो हमारे पास यहां चला आएगा। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जी करंट एसेट्स, जिसमें पहली आइटम क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। सब कुछ सेम, जो आपने ऊपर लिखा था वो डिट्टो सेम, बस फर्क इतना है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। इसके अलावा हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन्वेंट्री सारी आएंगी, रॉ की भी आएगी, फिनिश्ड की भी आएगी, स्टॉक की भी आएगी और वर्क इन प्रोग्रेस की भी आएगी। मजे की बात तो यह है कि इसके अंदर हमारे पास स्टोर्स भी आएंगे, जो कंज्यूमेबल्स हैं वो भी आएंगे, इसे कंज्यूमेबल्स भी कहते हैं। इसके अलावा लूज टूल्स भी आएंगे, और लूज टूल्स कौन से? जो हमारे अदर देन पीपीई हैं। अगर मान लो लिखा हुआ हो लूज टूल्स पीपीई हैं तो पीपीई में आएगा, लेकिन लूज टूल में कुछ नहीं लिखा है तो हमारे पास इन्वेंट्री में आएगा। आपको इसका वैल्यूएशन का बेसिस बताना पड़ेगा कि आपने इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया है, कॉस्ट या एनआरवी, विच एवर इज लोअर, ये आपको बताना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है तो। इसके अलावा
हमारे पास आइटम आती है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कौन कौन है? ये डेटर्स हैं तथा ये बिल्स रिसीवेबल हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर हमको अपने पास क्या करना पड़ता है? हमें इसके अंदर डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्या डिस्क्लोज करते हैं? कि इसमें से गुड कौन से हैं जो कि सिक्योर्ड हैं, गुड कौन से हैं जो कि अनसिक्योर्ड हैं, और इसके अलावा डाउटफुल कौन से हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें यह डिस्क्लोज करना पड़ता है। प्लस हमें इसके अंदर एक एजिंग भी देनी पड़ती है। तो एजिंग जो हम देते हैं वो 0 to 6 मंथ वाली देते हैं, 6 से लेके, अब पुराने जमाने में 6 से लेके इंफिनिटी तक थी, पर आजकल ये 6 से 12 महीने हैं, 12 महीने से लेकर 24 महीने तक की है, 24 महीने से लेकर 36 महीने तक की, और 36 महीने से ज्यादा की है। तो हम अपने पास इसके अंदर अपने तरह तरह के डेटर्स को बताते हैं। तो हम इसमें डेटर्स भी अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं कि हमारे पास जो ये वाले डेटर्स हैं इनकी ये पोजीशन है, ये वाले डेटर्स की अलग अलग पोजीशन है। तो हम अपने पास एक एजिंग चार्ट यहां पर बना करके देते हैं। दिस इज बेसिकली द एजिंग चार्ट। तो ये एजिंग चार्ट हम क्रेडिटर्स में भी देते हैं। क्रेडिटर्स में 0 to 6 नहीं होता है, उसमें सीधा सीधा 0 to 12 होता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्रेडिटर्स के अंदर भी ऐसा चार्ट हमको बना करके देना पड़ता है। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि हमारे पास एक आइटम होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम है? कैश इन हैंड है, और क्या है? कैश एट बैंक है, और क्या है? और हमारे पास इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। लेकिन कौन सी फिक्स्ड डिपॉजिट? अप टू 12 मंथ वाली, जो 12 महीने तक की एफडीज हैं वो इसमें आएंगी। कैश एंड बैंक की अगर हम बात करें तो कैश एंड बैंक के अंदर हमने कहा कि ये कौन सा वाला बैंक है, हमें इसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड बैंक का पैसा कितना है और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर पैसा कितना है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई पैसा मार्जिन मनी अकाउंट में है तो आपको यह बताना पड़ता है कि आपके पास मार्जिन मनी में कितना पैसा है। मार्जिन मनी भी एक किस्म का बैंक अकाउंट होता है, तो आपको यह बताना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जैसे कि स्टाफ को आपने कोई एडवांस दे दिया, जैसे कि कोई और स्मॉल एडवांसेस दे रखे हैं, जैसे कि आपके पास एडवांस टैक्स दे रखा है, एडवांस टैक्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और जैसे कि लोन टू रिलेटेड पार्टीज हो सकते हैं। लोन टू रिलेटेड पार्टी में लिखा ना हो तो हम शॉर्ट टर्म मानते हैं। खाली एडवांसेस लिखा हो तो हम इसको भी शॉर्ट टर्म मानते हैं। तो दीज आर दी आइटम्स जो हमारे पास इसके अंदर चली आती हैं। और आखिरी में क्या बन जाता है? आखिरी में आ जाता है अदर करंट एसेट्स, जिसमें क्या आ जाएगा? इसमें इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुका है, जो आपने रिसीव करना है, या इंटरेस्ट रिसीवेबल है, या सैलरी हमारे पास कोई और अमाउंट रिसीवेबल है, कोई रेंट रिसीवेबल है, कोई भी चीज जो रिसीवेबल्स है वो यहां पर आ जाएंगी जो आपके पास आने वाली हैं। अगर कोई पीपीई हेल्ड फॉर सेल है, जो ऊपर लिखा था पीपीई हेल्ड फॉर सेल है, तो वो भी हमारे पास यहां पर चला आएगा हेल्ड फॉर सेल। तो ये हमारे पास आइटम्स होती हैं। फॉलोड बाय दैट हम इसके बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज लिखते हैं। तो हमारा एक सीधा सीधा पॉइंट है, मैं चाहता हूं अब अपने पास ना प्रैक्टिस की जानी चाहिए।